नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार की क्लासेज में। आज अपन क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा लिखी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी हेग के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिसमें स्वतंत्रता के बारे में अपनी राय देता है। हेग नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है, स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है। बर्लिन भी एक स्वेच्छातंत्रवादी विचारक है। फ्रीडमैन, हेयक, बर्लिन, फ्रीडमैन और एक नॉजिक ये नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन किसका है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। ये जेफरसन ने कहा था। जेफरसन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका कथन है। और अमेरिकी क्रांति में बहुत बड़ी भागीदारी थी जेफरसन की। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी किसकी कृति है, ऊपर आ चुका है क्वेश्चन, हेग की कृति है। किस विचारक ने सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना को उल्लेखित किया है। यानी ये जो विचारक है बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता के साथ साथ इस सकारात्मक स्वतंत्रता का विश्लेषण करता है, खंडन करता है और फिर अपनी नकारात्मक स्वतंत्रता को ऊपर रखता है सकारात्मक स्वतंत्रता से। और ये कहता भी है कि सकारात्मक स्वतंत्रता की बजाय नकारात्मक स्वतंत्रता ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो बर्लिन इसका समर्थक है। माइकल ऑक्सफोर्ड का ये याद रखिएगा, माइकल ऑक्सफोर्ड ऐसे कुछ विचारकों में है जो समकालीन विश्व में है, लेकिन समकालीन राजनीतिक विचारधारा में होते हुए भी ये नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। माइकल ऑक्सफोर्ड वापस परंपरागत की तरफ लौट जाने की बात करता है ऑक्सफोर्ड। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वयं संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल का एक कथन है कि व्यक्ति अपने मन और अपने शरीर के ऊपर सर्वोच्च है। तो ये कथन है जे.एस. मिल का कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक है। मिल ये कहता है कि यदि कोई पागल व्यक्ति भी है तो उसको भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान सभा में दिए गए उनके समापन भाषण में एक त्रयी संघ की घोषणा उन्होंने की थी, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी की। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में क्या है, यूनियन ऑफ ट्रिनिटी में स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात की गई है। देखिए ट्रिनिटी क्या है, एक चर्च से लिया गया शब्द है जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व की बात होती है। तो ये ट्रिनिटी वहाँ से आया हुआ शब्द है जो चर्च की सत्ता होती थी, पोप की सत्ता होती थी। सही कथन का चुनाव करें। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन 1961 में बेलग्रेड में हुआ, बिल्कुल सही बात है। भारत में अब तक कुल 2 गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हो चुके हैं, नहीं। तो कथन एक सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता को बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब कर किया था कि नकारात्मक स्वतंत्रता, देखिए वास्तव में स्वतंत्रता कॉन्सेप्ट तो आधुनिक काल में आया, अमेरिकी क्रांति में, फ्रांसीसी क्रांति के समय। उसके पहले स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर स्वतंत्रता दी भी जाती थी, जैसे यूनानी राज्यों की अपन बात करें, तो स्वतंत्रता केवल उन लोगों को दी जाती थी उन जो पुरुष हैं और दास नहीं है। फिर चर्च की सत्ता सर्वोच्च हो गई थी, तब तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो स्वतंत्रता की बात आई, ये उदारवाद लेकर के आया था औद्योगिक क्रांति के बाद, जब लोगों के हाथ में पैसा आया, लोगों के हाथ में जागरूकता आई, शिक्षा आई, मध्यम वर्ग पनपा, तब जाकर के लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की और ये कहा कि व्यक्ति के कार्य में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे, क्योंकि उस समय निरंकुश सत्ता हुआ करती थी। तो निरंकुश सत्ता व्यक्ति का शोषण करती थी। तो यहाँ पे मांग की गई कि व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, जो सत्ता है वो व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। तो जब हस्तक्षेप न करे यानी केवल सुरक्षात्मक कार्य करेगा राज्य, तो विधि की बाध्यताओं का अभाव है।
विधि की कानून की बाध्यता का भाव है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाया राज्य जो व्यक्ति को बाध्य कर दे किसी कार्य को करने के लिए, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर दे। यह है नकारात्मक स्वतंत्रता। कौन सा एक चिंतक सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? संपत्ति है वो जीवन के लिए और स्वतंत्रता के लिए आधार है संपत्ति। तो इसमें सबसे बड़ा समर्थक है जे लॉक, यानी लॉक। लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है और उदारवाद औद्योगिक क्रांति के बाद आया है। औद्योगिक क्रांति यानी उदारवाद के अंदर पूंजीवाद का पुट छिपा हुआ है। पूंजीवाद आज अपन देखते हैं, पूंजीवादी क्या चाहते हैं? संपत्ति को बचाना, संपत्ति की रक्षा की, संपत्ति व्यक्ति की संपत्ति है। अगर कंपनी को कोई लाभ हो जाता है तो उस व्यक्ति का होता है। अनिल अंबानी कोई लाभ हुआ है तो अनिल अंबानी का है, मुकेश अंबानी का है, वो संपत्ति उनकी है, उसे राज्य छीन नहीं सकता है। अधिकार किसका है? निजी व्यक्ति का। तो जैसे औद्योगिक क्रांति आई, लोगों के पास में पैसा आना शुरू हुआ तो उदारवादी आया, लोग ने कहा कि संपत्ति का अधिकार व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन इसके साथ में स्वतंत्रता चाहिए। कैसी स्वतंत्रता? जीवन का अधिकार चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार चाहिए। तो स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन, तीन लोग के प्राकृतिक अधिकार हैं, लेकिन इन सब का आधार क्या मानता है? संपत्ति। याद रखने का तरीका यही है कि उदारवाद पूंजीवाद एक ही है, दोनों में गठजोड़ है, दोनों में अच्छा वाला सामंजस्य है। तो लोग इसका सही आंसर है। व्यक्ति स्वयं में अपने मन और शरीर पर प्रभुता संपन्न। ये कोटेशन मैंने अपने आपको ऊपर बता दी कि जेस मिल की कोटेशन है कि व्यक्ति अपने मन और शरीर पर संप्रभु है। भीमराव अंबेडकर ने सक्रिय आंदोलन में कब भाग लिया? भीमराव अंबेडकर सक्रिय आंदोलन में आते हैं 1927 के बाद, 1927। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट कब हुआ? महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट होता है सितंबर 1932 में। सार्क के संबंध में असत्य कथन बताइए। सार्क, जिसको दक्षेस भी कहा जाता है, ये दक्षिण एशिया में स्थित 8 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। दक्षेस की पहली बैठक बांग्लादेश के ढाका में 1985 में हुई थी। उस समय बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे मुजीबुर रहमान। आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 1995 में साप्टा होता है दोनों के बीच में, आर्थिक सहयोग के लिए। साप्टा होता है कि साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रीटी एग्रीमेंट, और 2006 में साफ्टा यानी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फिर होता है अफगानिस्तान सार्क का संस्थापक सदस्य है। जी नहीं, अफगानिस्तान बाद में शामिल हुआ था, शुरू में ये 7 देश ही थे। तो अफगानिस्तान सार्क का 8वां सदस्य है, न कि संस्थापक सदस्य। आगे आइए। भारत अमेरिका के मध्य 2008 में सिविल परमाणु समझौता हुआ, यह सही बात है। और उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ। कथन गलत है। इस समझौते के पश्चात अमेरिका ने भारत पर 1974 में लगे परमाणु ईंधन और तकनीकी आपूर्ति जैसे प्रतिबंध हटा लिए। बिल्कुल सही है। गांधी जी ने समाजवाद की प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की? गांधी जी ने समाजवाद की प्रेरणा कहाँ से ग्रहण की? इन्होंने इस उपनिषद से समाजवाद की प्रेरणा ली है। कौन सा सार्क का प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था? जब सार्क का गठन होता है 1985 में, तो उनका उद्देश्य है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति करना, सांस्कृतिक परिवर्तन के गतिवर्धन द्वारा दक्षिण एशिया का कल्याण करना, अन्य विकासशील देशों से सहयोग सुदृढ़ करना, अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि। ये बाद में शामिल करते हैं ये अपने उद्देश्यों में। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि प्रारंभ में शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये समस्या आ रही है। कैसे? कि आपस के अंदर सार्क के जो सदस्य देश हैं
सार्क का गठन 1985 में हुआ है। 2020 तक सार्क के लगभग 35-36 सम्मेलन हो जाने थे, लेकिन नहीं हो पा रहे। 3-3, 4-4 साल तक नहीं होते हैं। कारण कि भारत पाकिस्तान के बीच में विवाद हो जाता है। भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये आपस में ही जो देश हैं इनमें आपस में विवाद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य विवाद है, तो इनमें आपस में ही इतना विवाद है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर एक मत नहीं है, जैसे भारत चीन को सार्क में शामिल नहीं करना चाहता है और नेपाल पुरजोर समर्थन कर रहा है कि चीन सार्क में शामिल हो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके कारण सार्क में विवाद है। ये विवाद होने के कारण ये उद्देश्य बाद में शामिल किया गया कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखें और सुरक्षा की अभिवृद्धि करें, अन्यथा इसका कल्याण नहीं हो पाएगा, सार्क सफल नहीं हो पाएगा, सार्क का उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। देखिए, ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता की योजक कड़ी कहा जाता है। ग्रीन नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद की योजक कड़ी कहा जाता है, लेकिन ग्रीन है सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक, सकारात्मक उदारवाद। किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक विचारों को मानव चेतना, ग्रीन के लिए कहा है कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कोटेशन है बारकर की। कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है? OAS एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है। ये दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक संगठन है। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किस पर बल देती है साहब? तो लेसेज फेयर, व्यक्तिवाद, हस्तक्षेप पर बल देती है नकारात्मक स्वतंत्रता, कि राज्य के कार्यों में, व्यक्ति के कार्यों में राज्य कोई भी हस्तक्षेप न करे, यानी हस्तक्षेप की बात कर रही है नकारात्मक स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो गया बी, हस्तक्षेप के न होने पर बल देती है नकारात्मक स्वतंत्रता। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। थैंक्स।